बड़े गौर से देखना है बच्चों आपको, और जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप उन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिख लें ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, कहते हैं गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल की शुरुआत अरबी से हुई, तो ये लफ्ज़ जो गज़ल है ये भी अरबी ज़ुबान का ही है, और इसके माने होते हैं लुगत में, इसके माने हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। मैंने आपको बताया कि अरबी अदब के अंदर कसीदा हुआ करता था, और कसीदे का शुरुआती हिस्सा जो तशबीब कहलाता था, तशबीब के अंदर हुस्न व इश्क की बातें होती थी, इश्क मोहब्बत की बातें होती थी, मंजर कशी होती थी, खूबसूरत मंजर कशी उस जगह के ऊपर होती थी। वही हिस्सा आगे चलकर गज़ल में तब्दील हो गया। अब चूंकि शुरुआत के अंदर गज़ल को हुस्न व इश्क की बातों करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, महबूब की बातें करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, गज़ल को उसी हद के अंदर बांध दिया गया था, तो इसका नाम भी गज़ल रखा गया। तो गज़ल के माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल को शुरुआत में रेख्ता भी कहा जाता था। अरब शोरा जब अपनी माशुकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते, तो इस अमल को तगज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते थे। यानी गज़ल कोई सिन्फ नहीं थी, कसीदा कहते थे, और कसीदे का जो शुरुआती हिस्सा जिसे तशबीब कहा जाता था, उस तशबीब वाले हिस्से के अंदर को गज़ल कही जाती थी, और उससे गज़ल को फ़ारसी के अंदर अखज़ किया गया था। तो अरब शोरा उस कसीदे के तशबीब वाले हिस्से के अंदर अपनी माशुकाओं, अपने महबूब के सरापा खींचते थे, उनके हुस्न की तारीफ़ करते थे, उनके खुद व खाल की, उनके जज्बात का इजहार करते थे। उस हिस्से को ये गज़ल कहा करते थे, और जज्बात का इजहार करना, तारीफ़ करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, इस अंदाज को तगज़ुल कहा जाता था। तो उन अशार को गज़ल कहते थे। अरबी में गज़ल इश्क़ अशार को कहते हैं। गज़ल के मानवे देखा जाए तो इश्क़ अशार को गज़ल कहा जाएगा। अरबी गज़ल में मतलब ही होता था, और गज़ल की हैयत के मुताबिक दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफ़िया भी होते थे। मतलब गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, उसे मतला कहा जाता है। तो गज़ल जो अरबी के अंदर कही जाती थी, जो तशबीब कसीदे के अंदर कही जाती थी, उसके अंदर गज़ल के अंदर जो ज़ाब्ते होते हैं, जो आज उनके तरीक़े हैं, जो तरीक़ाकार हैं, वो उस वक्त भी उनको अमल में लाया जाता था। वह कह रहे हैं कि काफ़िया भी था, मतला भी था, और मतला के बाद वाले अशार के अंदर काफ़िया, हर दूसरे मिसरे में काफ़िया पाया जाता था। जैसे अभी इस दौर के अंदर उर्दू में पाया जाता है, उसी अंदाज में काफ़िया उस दौर के अंदर भी, अरब दौर के अंदर भी पाया जाता था। लेकिन रदीफ़ से गज़लें खाली थी, उस वक्त रदीफ़ नहीं पाया जाता था। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था। ये फ़ारसी शोरा की देन है। मुस्तकिल माने या मुस्तकिल मज़मून का हामिल होना, उस मज़मून का उस गज़ल के पूरे अशार के ऊपर मुश्तमिल होना। गज़ल की बच्चों आजकल जो गज़लें कही जाती हैं, उनकी खासियत ये है कि गज़ल का हर शेर अपना अलग मफ़हूम रखता है, अपना अलग माने रखता है। हर शेर दूसरे शेर से जुदा होगा, यानी पहला जो शेर होगा उसका जो मफ़हूम होगा वो वहीं पर मुकम्मल हो जाएगा, दूसरे शेर तक उसका असर नहीं जाएगा। और दूसरा शेर जो होगा वो पहले शेर से जुदा गाना होगा, और उसके बाद जो अगला शेर आएगा वो भी अपने पिछले शेरों से जुदा गाना मतलब रखेगा। तो हर शेर का मज़मून अलग होता है। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता है, यानी एक ही मज़मून कई अशार के ऊपर मुश्तमिल होता था। गज़ल पूरी की पूरी गज़ल भी कई बार एक ही मज़मून के ऊपर लिख दिया की जाती थी। कहाँ पर? अरबी ज़ुबान में। आपको ख्याल रखना है, अरबी ज़ुबान की खासियत बता रहे गज़ल की कि गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था, लेकिन उसमें मतलब भी होता था, और मतले के साथ जो मिसरे हैं, जो दूसरे शेर हैं, उनके हर दूसरे मिसरे के अंदर काफिया भी हुआ करता था, रदीफ नहीं हुआ करता था। लेकिन जब फारसी अदब में गज़ल आई और उसके बाद उर्दू अदब में गज़ल आई, तो फारसी अदब में उसके अंदर गज़ल के अंदर रदीफ का पाबंदी कर दी गई, रदीफ पैदा कर दिया गया, और साथ ही गज़ल के हर शेर को मुस्तकिल मज़मून की
तरफदारी करने वाला बना दिया गया। हर शेर के अंदर अलग मजमून डाल दिया गया, यानी दूसरे शेर का पहले शेर से रब्त होना ज़रूरी नहीं है। जबकि अरेबिक जो शेर होते हैं, अरबी ज़ुबान के जो शायर हैं, उनके अशार में रब्त होता था, सारे शेर आपस में जुड़े रहते थे, उनमें तसलसल होता था, और यहां पर वो तसलसल ख़त्म हो गया। अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कई बड़े कारनामे अंजाम दिए। जो आप गज़ल देख रहे हैं, उर्दू अदब में जो गज़ल कही जाती है या जो राइज है, ये फ़ारसी शोरा की ही देन है। उर्दू में आने से पहले गज़ल फ़ारसी ज़ुबान में बहुत मकबूल हो गई थी, बहुत मशहूर हो गई थी, और बहुत अच्छे तरीके गज़ल, अच्छे अंदाज़ की गज़लें फ़ारसी ज़ुबान में कही जा रही थी। अब उन्होंने, फ़ारसी शायरों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, गज़ल को किस तरह से वसी बनाया, किस तरह से वुसअत अता की गज़ल को, तो देखिए, एक ये कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया। गज़ल के लिए एक मुस्तकिल मज़मून मुकर्रर कर दिया कि गज़ल का हर शेर, यानी गज़ल के अंदर बच्चों शेर की पाबंदी नहीं होती, कई तादाद के अंदर शेर लिखे जाते हैं, मुख्तसर 5, 7, 9, 11 इस तरह अशार गज़ल के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो गज़ल के जो अशार हैं, हर शेर अपना मुस्तकिल मज़मून रखता है, अपना मफ़हूम रखता है, अपने माने रखता है, वो दूसरे शेर से बिल्कुल जुदा होगा। गज़ल एक ही है, एक ही तरह के काफिया, एक ही तरह के उसका वज़न है, एक ही तरह की ज़मीन के ऊपर गज़ल लिखी गई है, लेकिन फिर भी उसके हर शेर जुदागाना माने रखेंगे। तो किसकी देन है ये? फ़ारसी शोरा की। फ़ारसी शोरा ने गज़ल के अंदर वो वुसअत पैदा की कि उन्होंने हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया। गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और किनायों में बात करने की सलाहियत पैदा हुई। अब जो गज़ल के अंदर हर शेर के अंदर अलग मज़मून कहा जा रहा है, यानी एक ही गज़ल में कई तरह के मौज़ूआत शामिल किए जा सकते हैं, तो गज़ल कहने वालों के, शायरों के नज़रिए में वुसअत पैदा हो गई, उनका नज़रिया वसी हो गया। अब उनको बड़ी सारी बात, लंबी चौड़ी बात एक शेर के अंदर कहनी होती थी, 2 मिसरों के अंदर अदा करनी पड़ती थी। अब जब 2 मिसरों में हुई, 2 मिसरों में अदा करनी पड़ी, तो शायरी के अंदर वुसअत पैदा हो गई, कलाम में नयापन पैदा हो गया, कलाम खूबसूरत हो गया। अब सीधे सीधे बात ना करके, बराह रास्त बात ना करके, इशारों और कुनायों में बात होने लगी। बड़े मजमून को छोटा करके पेश कर दिया जाने लगा, बड़े बड़े मजमूनों को एक ही शेर के अंदर कहा जाने लगा। इससे गज़लों की खूबसूरती और बढ़ गई। बड़े से बड़े मजमून को अलामत, तशबिह और इस्तिआरे के पर्दे में सिर्फ 2 मिसरों में अदा किया जाने लगा। अलामत के ज़रिए किसी को अलामत बनाकर बात कही जाने लगी, तशबीह के ज़रिए बात की जाने लगी। तशबीह यानी किसी और की तरफ इशारा करते हुए कुछ बात कह देना। इस्तिआरे में भी यही है कि किसी और की तरफ इशारा करते हुए बात को कह देना, किसी को कहना क्या जा रहे हैं लेकिन कह क्या दिया, तो अलामती अंदाज के अंदर शायरी होने लग गई। यहां आपको ख्याल रखना है, इशारों और कुनायों का इस्तेमाल फारसी जुबान के अंदर बहुत ज्यादा होने लग गया था। फारसी शायरों ने मौज़ूआत और मज़ामीन के लिहाज से गज़ल में वुसअत पैदा की। फारसी शोरा ने मौज़ूआत यानी गज़ल के टॉपिक, मजमून, हर तरह के टॉपिक के ऊपर आपने गज़लें लिखी हैं। फारसी शोरा ने मजमून को और मौजू को वुसअत दी है। गज़ल के अंदर नए तज्ज़िये तो किए, नए अंदाज की गज़लें लिखी, साथ ही गज़ल के मैदान को बड़ा वसी कर दिया था। यानी उर्दू अदब में जब गज़ल आई तब तक गज़ल पूरी तरह तैयार हो गई थी। पूरे नशोनुमा गज़ल की उर्दू में आने से पहले ही फारसी ज़ुबान के अंदर हो चुकी थी। गज़ल में इश्क मिजाजी के साथ साथ इश्क इलाही, बेसवाती ये दुनिया, जाहिदों से छेड़छाड़, अहले रिया पर तंज और रंदियों मेख्वारी के मज़ामीन भी फारसी शायरों में की ही इजाद है। ये मज़ामीन जो दिए गए हैं गज़ल के, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, हर तरह के मौजू का इस्तेमाल गज़ल के लिए हो सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जैसा चाहे वैसा मजमून शायर गज़ल कहने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और हर मौजू के ऊपर गज़ल लिखी जाती है। इश्क मिजाजी के ऊपर तो गज़लें लिखी जाती थी, यानी दुनियावी इश्क के ऊपर, महबूब और माशूक के इश्क के ऊपर तो गज़लें शुरू से लिखी जा रही हैं, लेकिन फारसी शोरा ने इसको इश्क इलाही के साथ भी जोड़ दिया।
इश्क मिजाजी दुनियावी इश्क और इश्क हकीकी, इश्क इलाही जो है, जो सच्चाई की तरफ का इश्क है, जो रब से इश्क है। तो फारसी शौरा ने गज़ल को इश्क इलाही से जोड़ दिया, दुनिया की बेसबाती से जोड़ दिया कि दुनिया किसी की नहीं है, किसी की काम आने वाले नहीं है। दुनिया की सच्चाइयों को अपने कलाम से जाहिर करने लगे, जाहिदों से छेड़छाड़ करने लग गए। जाहिद यानी जो परहेजगार बनते हैं या परहेजगार करने का दिखावा करते हैं, तो उनके ऊपर ताना और तंज भी इस गज़ल के जरिए कहे जाने लगे। अहले रिया पर तंज यानी जो बनावटी लोग हैं, अहले रिया कहते हैं बनावटी लोग जिनमें तसन्नु पाया जाए, दिखते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, बनावटी बातें करने वाले, उनके ऊपर भी तंज किया गया। और रंदी और मैख्वारी के मज़ामीन, मस्ती के मज़ामीन और शराब नोशी के मज़ामीन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। गज़ल में रदीफ फारसी शायरों की देन है। रदीफ के बच्चों लग़वी माने होते हैं घुड़सवार के पीछे सवारी करने वाला, घुड़सवार के भी पीछे सवारी करने वाला। अब पीछे सवारी करने वाले को आपको ऐसे समझना है कि काफिया घुड़सवार है तो रदीफ काफिया के पीछे सवारी करने वाला है। जो माने हैं तो आप समझ जाओगे, रदीफ के माने होते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। तो घुड़सवार हो गया काफिया और उसके पीछे कौन बैठा हुआ है? रदीफ। गजल के अंदर जो मिसरा होता है, जो मतले होते हैं, मतले के अंदर दोनों मिसरे, पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया होता है और बाद के जो मिसरे होते हैं उसके दूसरे मिसरे के अंदर काफिया होता है। अब काफिया के ठीक बाद आता है रदीफ। काफिया की सूरत बदल जाती है लेकिन आवाज नहीं बदलती। खास तौर पर ध्यान देना है आपको, काफिया की सूरत बदल जाएगी लेकिन आवाज वही की वही रहेगी, जबकि रदीफ की ना तो शक्ल बदलेगी और ना ही उसकी आवाज बदलेगी। और रदीफ कहां पर आएगा? काफिया से पहले। रदीफ किसकी देन है? रदीफ फारसी शायरी की देन है, फारसी शोरा की देन है। अरबी के अंदर रदीफ नहीं कहा जाता था, सिर्फ काफिया होता था, लेकिन जब फारसी के अंदर गजलें आई तो यहां पर रदीफ भी हो गया। तो रदीफ से गजल खूबसूरत हो जाती है, लेकिन रदीफ गजल के लिए शर्त नहीं है। गजलें गैर मुरद्दफ भी होती हैं, जिसमें रदीफ नहीं हो उसे गैर मुरद्दफ कहते हैं। तो इससे खूबसूरती आ रही है लेकिन ये शायरी की शर्त नहीं है। और रदीफ के माने होते हैं पीछे के, तो ये काफिया के पीछे आता है। काफिया मैं आपको अभी बताऊंगा कि काफिया क्या होता है मिसाल देकर। तो काफिया को आप घुड़सवार समझ लें और रदीफ घुड़सवार के पीछे सवारी करने वाला है। अरबी शायरी में काफिया होता है, रदीफ नहीं होती। अरबी शायरी के अंदर रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, काफिया होता था, लेकिन फारसी शोरा ने रदीफ का इस्तेमाल किया। उर्दू में गजल फारसी अदब से आई। अब ये उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुखन है। उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुखन आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा मकबूल है, सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, आपको नाम लिखना है गजल। बेहिचक नाम लिख देना है कि गजल ही वो सिन्फ़े सुखन है जो उर्दू अदब में सबसे ज्यादा मकबूल है। फारसी की तरह उर्दू गजल में भी मज़ामीन और मौज़ूआत की कोई क़ैद नहीं है। फ़लसफ़ियाना, आशिकाना, ज़ाहिदाना हर तरह के मज़ामीन नज़्म किए जा सकते हैं। इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर 5 से 19 अशार तक की गज़लें होती हैं। अशार की तादाद कोई मुकर्रर नहीं है और अशार के मौज़ूआत भी कोई तय नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई पाबंदियाँ नहीं है। हर तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल गज़ल लिखने के लिए किया जा सकता है। और गज़ल की जो अशार हैं इनकी तादाद के ऊपर हम बात करें तो ये 5 से लेकर 19, 21 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, शर्त नहीं है। लेकिन जो अच्छी गज़लें होती हैं उनमें 5, 7, 9 ही अशार का इस्तेमाल किया जाता है। असातिज़ा ने जो गज़लें लिखी हैं उनमें 7, 9, 11 और 13 तक लिखी हैं। तो आप ये देख लें कि इसके अंदर कोई शर्त नहीं है। अमूमन जो लिखते हैं शोरा वो 5 से लेकर 21 तक लिखते हैं, 19 तक लिखते हैं और 21 तक लिखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अशार के ऊपर मुश्तमिल गज़लें भी लिखी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर ये कोई शर्त नहीं है, मौजू की कोई क़ैद नहीं है, मौजू की कोई पाबंदी नहीं है। हर तरह के मौजूआत का इस्तेमाल गज़ल के अंदर किया जा सकता है। नाम गज़ल का ये है कि इश्क मोहब्बत की बातें, लेकिन इसके अंदर सियासी बातें भी की जा सकती हैं, इसके अंदर मुआशरे से मुताल्लिक बातें भी की जा सकती हैं, इसके अंदर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक बातें भी की जा सकती हैं, इंसानी हमदर्दी, इंसानी दोस्ती और
और सूफियाना मज़ामीन तक गज़ल के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। तो कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है, हर तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल गज़ल के अंदर किया जा सकता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस नज़्म करता है, जिसे मक्ता कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ ना हो, सिर्फ काफ़िये हो, उसे गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। वो बहर और रदीफ और काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाए, उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। वो बहर, वो वज़न जिसके ऊपर गज़ल लिखी जाएगी, और रदीफ और काफ़िया ये सब मिलकर गज़ल की ज़मीन तैयार करते हैं और उस ज़मीन के ऊपर गज़ल लिखी जाती है। गज़ल के जो पहला शेर होता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं, वो मतला कहलाता है। और आखिरी शेर या वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। तखल्लुस शायर का शायरी के लिए रखा हुआ कलमी नाम, जिसे वो अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल करता है। जब भी वो कोई अपनी तख्लीक लिखेगा, सिन्फ लिखेगा, तो उसके अंदर उस मक्ते को, अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करेगा, और तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल कर ले वो मक्ता हो जाएगा। ये आखिर शेर भी हो सकता है और आखिर से ऊपर वाला शेर भी हो सकता है कि जिसे मक्ता कहा जा सकता है। तो मतला शुरुआती शेर हो गया, और अगर मतले के बाद भी मतला आ जाए, यानी मतले के बाद भी ऐसा शेर आए कि जिसके दोनों मिसरे, मिसरा एक और मिसरा दो, हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे हुस्न मतला भी कह सकते हैं और उसे मतला ज़ेबी भी कह सकते हैं। इसके बाद के जो शेर होते हैं वो फर्द कहलाते हैं। और गज़ल का जो सबसे खूबसूरत शेर होता है, जो सबसे अच्छा शेर होता है, इसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। आगे आप देखें, गज़ल है यहाँ पर, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और देखिए आप इस गज़ल को, इसके अंदर शेर हैं 1 2 3 4 5। ये गज़ल 5 अशार के ऊपर मुश्तमिल है। मीर तकी मीर की ये गज़ल है। मीर तकी आपका नाम था और मीर आपका तखल्लुस था। अब देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं काफिया। काफिया क्या होता है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मैं जो बोला कि कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब आप देखिए, हबाब और शराब एक जैसी आवाज़ आ रही है, माने दोनों के अलग हैं, मफहूम अलग है, लेकिन आप शेर की तरह आवाज़ देखिए, शेर में इनकी आवाज़ें एक जैसी आवाज़ आ रही है। हबाब और शराब, काफिया का जो आखिरी हर्फ होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, जो हर्फ काफिया होता है। तो हबाब, शराब, गुलाब, इज़्तिराब, खराब और शराब, ये सभी एक जैसी आवाज़ों वाले लफ्ज़ हैं, सभी की आवाज़ एक जैसी है। ये जो अल्फाज हैं यही इस गज़ल के काफिया हैं। और काफिया के ठीक बाद आता है रदीफ। रदीफ के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। अब रदीफ और काफिया हम कैसे पता करेंगे? तो आप ये देखें कि गज़ल का पहला मिसरा, ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, इससे मिलके बन गया एक शेर। पहला शेर जो है वो मतला है। मतले की शर्त ये है कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। अब आप काफिया पहचानेंगे और रदीफ पहचानेंगे। आपको क्या करना है, दोनों मिसरे देखें, दोनों मिसरे के आखिरी जो हिस्सा है उन मिसरों को मिलान करें, कहां तक एक जैसा है। हबाब की सी है, शराब की सी है, यहां की सी है जो लफ्ज है ये एक जैसा है, और इससे पहले जो हबाब है, शराब है, ये बदल गया। तो जो एक जैसे लफ्ज हैं इनको आप अलग कर लें, यही आपका रदीफ है, इसी को रदीफ मानना है आपको। अब आप देखिए कि ये पहला शेर हो गया जो मतला है। इसके बाद के जो अगले शेर हैं इनके दूसरा मिसरा देखिए, की सी है, यही जो हमने रदीफ बनाया जिसको रदीफ माना है, की सी है। यहां भी आप देखिए, सारी मस्ती शराब की सी है, ये रदीफ हैं। इस तरह से आप रदीफ की पहचान करते हैं। आप आखिर में देखें, और जो हम आवाज़ हैं, हम एक जैसे बिल्कुल हम माना है, हम आवाज़ हैं, उनको आप अलग कर लें।
अलग करने के बाद जहां दोनों खत्म हो रहे हैं वहीं आप काफिये के ऊपर पहुंच जाएंगे। जहां रदीफ शुरू होगा वहां काफिया खत्म होगा। ये देखिए आप, कीसी है, रदीफ शुरू होता है तो इससे पहले, रदीफ से ठीक पहले काफिया है। अभी मैंने आपको बताया है कि रदीफ के माने होते हैं घुड़सवार के पीछे सवारी करने वाला। घोड़े के ऊपर कोई सवार बैठा है, अब उसके भी पीछे कोई आकर बैठ जाए तो वो रदीफ कहलाएगा। आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं कि काफिया को आप घुड़सवार मान लें। अब घुड़सवार के ठीक पीछे, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, उनके ठीक पीछे सवारी करे, वो कीसी है। हबाब काफिया और कीसी है रदीफ। ये हो गए रदीफ और काफिया। अब मतला देखिए आप, पहला शेर, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। अब पहले शेर की खासियत क्या है? पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया भी होंगे और हम रदीफ भी होंगे। हम काफिया एक जैसे काफिया और हम रदीफ एक जैसे रदीफ। अब दूसरे शेर देखिए, गजल के जो दूसरे अशार हैं इनमें कमी कहीं भी आपको ऐसा नहीं नजर नहीं आ रहा कि किसी भी शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, किसी के नहीं है। सिर्फ पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। तो जो पहला शेर होता है, गजल का पहला शेर है, वो मतला कहलाता है। और मतले की पहचान ऐसे करनी है आपको कि दोनों मिसरे हम काफिया हो और हम रदीफ हो। अब अगर मतले के बाद भी और मतला आ जाए, यहां भी अगर कीसी है होता और गुलाब के जैसा कोई होता, यहां पर भी काफिया होता, तो फिर ये क्या होता? ये हो जाता हुस्न मतला। क्या कहलाता? हुस्न मतला या ज़ेबी मतला। अब ये मतला नहीं है तो इन अशार को क्या कहेंगे? इनको कहेंगे फर्द। क्या कहेंगे इनको? फर्द। ये फर्द हैं सारे शेर। अब इसके बाद जो आखिरी शेर आपको नजर आ रहा है, शेर नंबर 5, ये देखिए, इसके अंदर मीर उन नीमबाज आंखों में, मीर तकी मीर की लिखी हुई गजल है। मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मीर तकी आपका नाम था और मीर ही तखल्लुस था। जैसे मिर्जा असदुल्ला खां नाम है और गालिब तखल्लुस है, और गालिब के नाम से वो गजलें लिखते हैं, अशार लिखते हैं। इसी तरह हर शायर अपना एक कलमी नाम रखता है जिसे वो अपनी तसनीफ के वक्त, गजल लिखते वक्त, शायरी के वक्त अपने शेर व शायरी में, नज्म वगैरह में इस्तेमाल करता है। हर सिन्फ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मसनवी हो, मरसिया हो, गजल हो, नज्म हो, हर सिन्फ के अंदर तखल्लुस का इस्तेमाल होता है। अब जिस शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर ले वो शेर मक्ता कहलाता है। ये जो पहला शेर है ये तो मतला कहलाया, और इसके बाद वो शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो मक्ता कहलाता है। यहां पर ये मक्ता, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और इसके बाद के जो शेर हैं जो मतला भी नहीं है और मक्ता भी नहीं है, तो उन अशार को फर्द कहा जाता है। एक और मैंने आपको बताया है कि गजल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गजल कहा जाता है। अब बैतुल गजल ये कारी के ऊपर मुबनी है कि कारी किसको बैतुल गजल मानता है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता नहीं कौन सा शेर अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, या आपको जो शेर पसंद आ रहा है वो शेर क्या पता मुझे पसंद आए या नहीं आए। तो मेरी नज़र में बैतुल गजल अलग होगा और आपकी नज़र में बैतुल गजल अलग होगा। तो बैतुल गजल इसका इन्हिसार पढ़ने वाले के ऊपर है, वो कैसे सोचता है, उसकी सोचो फिक्र के ऊपर है कि वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह की फिक्र रखता है। तो बच्चों ये गज़ल की खुसूसियात हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और आप देख लें, गज़ल का हर शेर अपना अलग मफहूम रखता है। गज़ल का हर शेर अपना एक अलग मफहूम रखता है, अलग मायना रखता है, अलग मौजू रखता है। यानी जो पहला शेर है, पहला शेर आप देख रहे हो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जब हम इसका खुलासा करेंगे तो इसका पूरे माने आपके ऊपर वाज़े हो जाएंगे, आपको सामने पता चल जाएंगे। इस माने का, इसके साथ जो माने आएंगे उसका इसके मानों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यानी ये अलग माने रहेंगे, इसका अलग मफहूम रहेगा, और इस शेर का, दूसरे शेर का अलग ही मफहूम रहेगा, और तीसरे शेर का इसका भी अलग मफहूम रहेगा। कोई शेर अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं है, एक जमीन के ऊपर लिखे हुए हैं। इनका लिखने का अंदाज एक ही है, इनका बहर भी एक ही है, तरन्नुम भी एक ही है। अगर आप इसे गुनगुनाओगे, बा तरन्नुम गुनगुनाओगे, तो एक ही तरन्नुम का इस्तेमाल होगा
और बार बार मुखड़े की तरह पहले जो मतला है, मतले के पहले मिसरे का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी इनके मजमून जुदागाना ही रहेंगे। हर शेर, गज़ल का हर शेर अलग मजमून का हामी होता है। गज़ल और नज़्म में सबसे बड़ा फ़र्क ही बच्चों यही है, नज़्म एक ही मजमून के ऊपर लिखी जाती है, एक ही उन्वान होता है और एक ही मौजू होता है, जबकि गज़ल के अंदर कई मौजू हो सकते हैं, इसीलिए गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता है। गज़ल का जो पहला मिसरा है यही इसका उन्वान होता है। सबसे बड़ा फ़र्क गज़ल और नज़्म में यही है, जिसे आप नोट कर लें। गज़ल एक मुस्तकिल मजमून नहीं रखती है, हर शेर का अलग मौजू होता है, अलग मजमून होता है, और नज़्म का एक मौजू होता है, एक मुस्तकिल मजमून रखती है, एक उन्वान रखती है, उसी के ऊपर तसलसल के साथ, तदरीज के साथ नज़्म कही जाती है। आगे आते हैं बच्चों, गज़ल के अशार में अलग अलग मजमून बयान करने की रस्म को बाज़ लोगों ने नापसंदगी और नुक्ताचीनी की निगाह से देखा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह ऐब नहीं बल्कि गज़ल का हुस्न है। कई लोगों ने तनकीद की है, नुक्ताचीनी की है कि नहीं, गज़ल को इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, गज़ल का लिखने का तरीका नहीं है, बदल दीजिए इस गज़ल के लिखने के तरीके को। लेकिन जो गज़ल के नक्काद हैं, गज़ल के उदबा हैं, अदीब हैं और सतज़ा हैं, उन्होंने इस चीज़ को गज़ल का हुस्न माना है। ये जो वुस्अत है, गज़ल अलग तरह के मानों को, अलग तरह के मफ़हूम का इस्तेमाल करती है, बहुत कई तरह के मौज़ूआत एक ही गज़ल में इस्तेमाल होते हैं, ये गज़ल के हुस्न को दोबाला करते हैं, गज़ल की खूबसूरती के अंदर इजाफ़ा करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम गज़ल के हवाले से मालूमात हासिल कर आए हैं। यहाँ बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक के अंदर हमने गज़ल के हवाले से अहम मालूमात हासिल की है, गज़ल क्या होती है, किस तरह लिखी जाती है, किस तरह के मौज़ूआत का गज़ल में इस्तेमाल किया जाता है, गज़ल की तारीख़ क्या है, कहाँ से गज़ल आई, किस तरह से गज़ल की शुरुआत हुई, और फिर गज़ल उर्दू अदब में कैसे आई। इन हवालात से हम मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबक के अगले हिस्से के अंदर हम गज़लों का मुताला करने वाले हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़लें हैं और उर्दू अदब के जदीद शोरा और भी हैं, जिनकी गज़लें आगे वाले हिस्सों के अंदर सबक के तौर पर आपके सामने हाजिर रहेंगी। अगला हिस्सा जो अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतालिक है, उस हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।